Hello friends, before starting the question or lecture, I am requested to you please like my videos and subscribe my channel. Okay, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर रहा था, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, समझने की कोशिश करना. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन की कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b इज इक्वल टू जो होता है बेटा, ध्यान से सुनना. अगर मैं इसके अंदर से ये लेस देन और इक्वल टू अगर एक भी निशान हटा दूंगा तो उसको मैं प्रोबेबिलिटी के साथ ऐड करूंगा पूरे स्टैटिस्टिक्स के अंदर. मैंने यहाँ से इक्वल का साइन हटा दिया तो मैंने इसको लिखा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू ए प्लस उससे अगले वाला पोर्शन लिखा प्रोबेबिलिटी a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b. क्लियर. लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका था बेटा कि प्रोबेबिलिटी a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b बराबर होती है f ऑफ b माइनस f ऑफ a. ओके, आपको पता लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुका था यूनियन का मतलब होता है प्लस. देखना जहाँ भी इक्वल होगा मैं उसको ऐसे प्लस करके लिख सकता हूँ. यह स्टैटिस्टिक्स का फंडामेंटल कंसेप्ट है. ये इक्वल था, मैंने इसको लिखा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू ए, यूनियन की जगह प्लस का निशान लगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b. आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो. प्रोबेबिलिटी a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b बराबर होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a. मैंने डायरेक्ट ये मेरा एज इट इज इसकी जगह मैंने फार्मूला लगाया प्लस f ऑफ b माइनस f ऑफ a. ओके, चूँकि ये फार्मूला मैं जानता हूँ. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी और सेकंड फार्मूला जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ. थर्ड प्रॉपर्टी देखना बेटा, अगर बाय चांस प्रोबेबिलिटी x लेस देन a प्रोबेबिलिटी a लेस देन x लेस देन b है, मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा. ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ इक्वल साइन लगाया, प्रोबेबिलिटी a लेस देन x लेस देन b और जितना इसके अंदर बढ़ाया मैंने इतना ही घटा दिया. क्लियर. घटाने के बाद इसके ऊपर ये फार्मूला लगाया a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a. ओके, ये मेरा एज इट इज हुआ. इसके ऊपर मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया f ऑफ b माइनस f ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू b. यानी इसके अंदर जितनी प्रोबेबिलिटी मैंने ऐड की थी, यहाँ इक्वल साइन के अंदर जितनी प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ ऐड की थी मैंने उतनी ही घटा दी. इसके ऊपर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फार्मूला लगाया माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू b. ओके, आगे की तरफ चलते हैं. मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा. कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन डालिए, आई विल हेल्प यू. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना बेटा, जरा सा डिफरेंस है प्रॉपर्टीज के अंदर. पहले ना यहाँ निशान था ना यहाँ निशान था, इक्वल का निशान. उससे पहली प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ भी इक्वल था और यहाँ भी इक्वल था. अब की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर है कि अगर यहाँ इक्वल हो, इस तरफ इक्वल हो जबकि दूसरी तरफ अगर इक्वल ना हो, a लेस देन x a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b. ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ से निशान हटाऊंगा. ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ये देखो इक्वल साइन हटा प्लस का b कर दिया, a लेस देन x लेस देन b, प्रोबेबिलिटी a लेस देन x लेस देन b कर दिया ना. इक्वल साइन अगर इक्वल लगाऊंगा तो माइनस करूंगा, इक्वल हटाऊंगा तो प्लस करूंगा. फिर कह रहा हूं, अगर इक्वल लगाऊंगा तो माइनस करूंगा, अगर इक्वल साइन हटाऊंगा हमेशा प्लस करूंगा. ये बीएससी तक ही नहीं है, पीएचडी तक की बात फिक्स कर रहा हूँ. ओके, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा कि प्रोबेबिलिटी a लेस देन x लेस देन b का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया है एफ बी माइनस एफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू b होता है. ये देखो आप 2 मिनट पहले इसी फार्मूले को बताया, प्रोबेबिलिटी a लेस देन x लेस देन b बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू b. मैंने डायरेक्ट इसका फार्मूला लगाया, ये वाला मेरा एज इट इज फंडामेंटल चीज़ें हैं. इसका फार्मूला लगाया मैंने एफ बी माइनस एफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्लस ये मेरा एज इट इज अगला फार्मूला ये निकल चुका. क्लियर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की. जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है 1 डायमेंशन रैंडम वेरिएबल के लिए उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच ही होती है. जैसे 12th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 0 और 1 के बीच होती है. अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए तो प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है, वो सर्टेन इवेंट होती है. और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए तो तब जो है ना वो इवेंट अकर ही नहीं होती है, यानी वो इवेंट ही नहीं है. ओके, जिस तरीके से प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई होती है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो भी 0 और 1 के बीच ही होता है. ओके, दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास x और y कोई दो रैंडम वेरिएबल हैं
ओके, और y की वैल्यू x से बड़ी है तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x ये हमेशा छोटा होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y। फिर कह रहा हूँ अगर हमारे पास x और y दो रैंडम वेरिएबल हैं, ओके, और x छोटा है y से, तो डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x लेस देन होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। हमेशा फंडामेंटल सी चीज़ें हैं बेटा, आपको ये याद रखनी है, उसके बाद ही आगे की तरफ चल पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, अगर हमारे पास सपोज दैट f इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ए वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल, अगर वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल के लिए हमारे पास अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो f ऑफ माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा 0 होती है, f ऑफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। ओके, ये 5-6 छोटी छोटी सी चीज़ें थी। बोले तो हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लास्ट लेक्चर के अंदर भी पार्ट 1 के अंदर भी मैंने आपको ये बताया था, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये 5-6 प्रॉपर्टी हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। अक्सर एग्जाम के अंदर जैसे नेट का एग्जाम हुआ या गेट का एग्जाम हुआ या CSIR का जैम का एग्जाम हुआ, वहाँ अक्सर इनके ऊपर क्वेश्चन डलता रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया सवाल है, समझने की कोशिश करना। कहना चाह रहा है कि एक क्वेश्चन उठाया मैंने जानबूझ करके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। मैं कहना चाह रहा हूँ एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट द 3 इंडिपेंडेंट टॉसेस। हमने रैंडमली एक एक्सपेरिमेंट किया और 3 बार इंडिपेंडेंटली, यानी पहला जो टॉस है दूसरे टॉस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, दूसरा जो टॉस है वो तीसरे टॉस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तीसरा जो टॉस है पहले टॉस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और 3 बार टॉसेस किया चीज़ों को, और किसको टॉस किया? एक कॉइन को टॉस किया। ओके, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 3 इंडिपेंडेंट टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉन। किसी फेयर कॉन को मैंने 3 बार टॉस किया। टॉस करने के बाद मैंने कुछ चीज़ें उसके अंदर डिनोट की। एक्स जो लिया नंबर ऑफ हेड्स लिया, वाई जो लिया नंबर ऑफ हेड रन्स लिया, हेड रन्स की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होती है। जेड जो लिया मैंने लेंथ ऑफ हेड रन्स। ओके, हेड रन का मतलब राइटर जो लिख रहा है, हेड रन बीइंग टू डिफाइन द कॉन्जुगेटिव अकरिंग एट लीस्ट 2 हेड। हेड रन का मतलब ये है कि 2 हेड, कम से कम 2 हेड एक साथ आए। लिसन केयरफुली, हेड रन का जो मतलब है बेटा वो ये है कि कम से कम हेड रन्स बीइंग टू डिफाइंड एज द कॉन्जुगेटिव अकरेंस एट लीस्ट 2 हेड, यानी 2 हेड एक साथ आए। हेड रन का मतलब तो ये है। इट्स लेंथ देन बीइंग, उसकी लेंथ का मतलब z का मतलब क्या है? नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग टूगेदर, नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग टूगेदर, यानी नंबर ऑफ हेड्स देखने हैं जो एक साथ अकर हो रहे हैं। यहाँ तो कम से कम 2 हेड की बात कर रहा है, लगातार 2 हेड आने चाहिए, यहाँ कह रहा है कि 2 हेड एक साथ आने चाहिए। ओके, टॉसेस ऑफ द कॉइन, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कौन कौन से फाइंड आउट करनी है भाई? कहना चाह रहा है कि आपको x के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, y के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, z के लिए निकालनी है, x प्लस वाई के लिए निकालनी है, एक्स वाई के लिए निकालनी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी टेबल बनानी है और इनका चार्ट भी बनाना है। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना बेटा। आपने, अब मैं इस क्वेश्चन को पूरी डिटेल में कराने वाला हूँ। आपने जो है, आपके पास कितनी इवेंट्स हैं? आपने 3 इंडिपेंडेंट टॉसेस किए, 3 इंडिपेंडेंट टॉसेस किए। ओके, एक कॉइन के ऊपर कितने चांस होते हैं? 2 चांस होते हैं हेड और टेल के। सैंपल स्पेस के अंदर जो आपके पास आने वाला है, सैंपल स्पेस में आएगा 2 की पावर कितना? 2 की पावर 3, यानी कि 8 आउटकम्स आने वाले हैं। 12th क्लास का कंसेप्ट आप जानते हो। अगर मैं इसके सैंपल स्पेस की बात करूँ, देखना बेटा 8 कौन कौन से होंगे। एच 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 एच, बनाने का तरीका बता रहा हूँ। टी 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 और टी, 4 बार एच लिखा, 4 बार टी लिखा। एच 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 टी टी एच टी टी, फिर रिपीट कर दिया। एच 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 टी टी एच टी टी। क्लियर है ना? बन गया ना सैंपल स्पेस? 2 की पावर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? सैंपल स्पेस के अंदर ये चीज़ें आ चुकी। चलो आगे की तरफ चलते हैं। ये बना भाई मेरा सैंपल स्पेस।
जो मैं सैम्पल स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा था, ये मेरा सैम्पल स्पेस निकल करके आया, यानी एलिमेंट्री इवेंट या सैम्पल स्पेस ही पूरा रखा है। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच टी और एंड सो ऑन। क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब अगर देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट 3 इंडिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ द फेयर कोन, यानी पहली जो इवेंट है वो दूसरी इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, दूसरी जो इवेंट है वो तीसरी इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। अगर मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 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 कितना होगा, सपोज दैट, तो आप कहोगे कि सर पहले वाली इवेंट दूसरे वाली इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, दूसरे वाली इवेंट तीसरे वाली इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ये होगा 1/2। आपको पता है एच और टी दो ही चीज़ें होती हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। आप इसकी कहोगे सर डिपेंड नहीं है 1/2, इसकी कहोगे 1/2, बराबर होगी आपके पास 1/8। कंसेप्ट तो ये लगने वाला है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है भाई एक्स इज द नंबर ऑफ हेड, देखते हैं कितने हेड। एक्स इज द नंबर ऑफ हेड 3, 1 2। एक्स इज द नंबर ऑफ हेड 2, 1 हेड, 1 और 1 2 हेड। टी एच टी 1 हेड, टी टी एच 1 हेड, कोई हेड नहीं। क्लियर है ना। आगे कह रहा हूँ वाई क्या कह रहा है, कॉन्जिक्यूटिव अकरिंग एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड एक साथ आए, यानी ये हेड के बाद हेड आना चाहिए। ध्यान से सुनना, 2 हेड एक साथ आए 1 आएगा, 2 हेड एक साथ आए 1 आएगा। क्या 2 हेड एक साथ आए, हेड टेल हेड नहीं आए 0 आएगा। अगर एक साथ आएंगे तो 1, अगर नहीं आएंगे तो 0। एच टी टी 0 एक साथ नहीं आ रहे हैं। टी एच एच 2 हेड, कम से कम 2 हेड एक साथ 1, यहाँ 2 हेड एक साथ नहीं है 0, 2 हेड एक साथ नहीं है 0, 2 हेड एक साथ नहीं है 0। क्लियर है ना। जेड की बात करता हूँ, इसके अंदर टोटल कितने हेड हैं, 3 हेड। लेंथ ऑफ हेड, लेंथ ऑफ हेड रन्स, यानी हेड कितने हैं, लेंथ ऑफ हेड रन्स। यहाँ कितने हेड हैं, 3, यहाँ कितने हेड हैं, 2, यहाँ कितने हेड हैं, देखो आप, एच टी एच लेंथ ऑफ हेड रन्स, लेकिन नंबर ऑफ हेड रन्स अकरिंग टूगेदर एक साथ भी आने चाहिए भाई, अकरिंग टूगेदर। देखते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ दोनों एक साथ आ रहे थे, सही बात है। यहाँ दोनों एक साथ आ रहे हैं क्या, दोनों एक साथ नहीं आ रहे 0। क्या यहाँ 2 हेड आ रहे हैं एक साथ, फिर 0। यहाँ 2 हेड आ रहे हैं एक साथ, जितने हेड आएंगे देखना, 3 हेड एक साथ आ रहे हैं। लेंथ ऑफ हेड्स है, लेंथ ऑफ हेड अकरिंग टूगेदर, जितने भी आ रहे हैं उनको देखना है। बस शर्त ये लगा रखी है कि एक साथ होने चाहिए। वाई के अंदर एटलीस्ट 2 की बात कर रहा है, एटलीस्ट 2 हेड की बात कर रहा है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। कम से कम 2 हेड एक साथ आए, यहाँ कह रहा है कि हेड सिर्फ एक साथ आ जाए। देखो भाई, टी एच एच 2 हेड एक साथ आए, नंबर ऑफ हेड 2 हैं, 1 हेड दूसरा हेड। टी एच टी 2 हेड एक साथ नहीं आ रहे हैं 0। टी टी एच फिर 0, टी 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 फिर 0। क्लियर। फिर बता रहा हूँ, एक्स नंबर ऑफ हेड 3, नंबर ऑफ हेड 2, नंबर ऑफ हेड 1 और 1 2, नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ हेड 2, नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ हेड 0। यहाँ कहना चाह रहा है वाई के अंदर कह रहा है कि 2 हेड, कम से कम 2 हेड एक साथ आए, 2 हेड एक साथ आ रहे हैं 1, 2 हेड एक साथ आ रहे हैं 1, यहाँ 2 हेड एक साथ नहीं है 0, 2 हेड एक साथ नहीं है 0, 2 हेड एक साथ है 1, 2 हेड एक साथ नहीं 0, 2 हेड एक साथ नहीं 0, 2 हेड एक साथ नहीं 0। आपके सामने है रिजल्ट। जेड की बात कर रहा हूँ कि 2 कॉन्जुगेटिव हेड आने चाहिए भाई, अकरिंग टूगेदर। हेड जो है ना, नंबर ऑफ हेड काउंट करने एक साथ आने चाहिए। ये हेड तीनों एक साथ आ रहे हैं 3, 2 हेड एक साथ आ रहे हैं 2, यहाँ हेड तो आ रहा है लेकिन एक साथ नहीं है 0, यहाँ हेड तो आ रहा है लेकिन एक साथ नहीं है 0, हेड एक साथ आ रहे हैं 2, इसलिए 2, 3 आते तो 3। नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहा है। एच टी एच हेड नहीं है 0, हेड है मतलब एक साथ 2 नहीं है। टी टी एच एक साथ नहीं है 0, टी 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 0। अगले वाले क्वेश्चन के अंदर कह रहा था आपको बनाना था, जो सैंपल स्पेस वगैरह जो बनाना था, किसका बनाना था, x प्लस वाई की बात कर रहा था। x प्लस वाई जोड़ते हैं भाई, x प्लस वाई।
एक्स ये है, वाई ये है, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 0 और 2 2, 0 और 1 1, 2 और 1 3, 1 और 1 सॉरी 1 और 0 1, 1 0 1, 0 0 0। नो डाउट एक्स प्लस वाई निकल गया। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखता हूँ। अब मेरे को बनाना है प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा इनकी। मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालना है एक्स का। अब ध्यान से सुनो बेटा, एक्स नंबर ऑफ हेड है। अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ हेड की बात करूँ, नंबर ऑफ हेड 0 भी आ रहे हैं, नंबर ऑफ हेड 1 भी है, नंबर ऑफ हेड 2 भी हैं, नंबर ऑफ हेड 3 भी हैं। यानी यहाँ एक्स की जो वैल्यू है, रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 3 है। एक तो 0 है, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। यानी एक इवेंट वो है जिसके अंदर नंबर ऑफ हेड 3 है, एक इवेंट वो है जिसके अंदर नंबर ऑफ हेड 2 है, एक इवेंट वो है जिसके अंदर नंबर ऑफ हेड 1 है और एक इवेंट वो है जिसके अंदर नंबर ऑफ हेड 0 है। ओके, सबसे पहले अलग अलग की बात करते हैं। चलो भाई, पहला केस लेते हैं, नंबर ऑफ हेड 3 हो। देखना बेटा, जब x इज द नंबर ऑफ हेड्स, साफ साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है, x इज द नंबर ऑफ हेड्स, x इज द नंबर ऑफ हेड्स। देखते हैं नंबर ऑफ हेड कितने हैं बेटा, ये देखो आप यहाँ पे 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 2 भी है, 2 भी है, 3 भी है। यानी 0 1 2 3 अलग अलग हेड्स हैं। यानी x की वैल्यू जो हो सकती है नंबर ऑफ हेड 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सबसे पहले देख रहा हूँ कि जब हेड की वैल्यू 3 हो, हेड की वैल्यू 3, देखो हेड 3 कहाँ है, हेड 3 यहाँ है, क्लियर है ना। 3 हेड हुए यानी प्रोबेबिलिटी एच 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 और एच। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है। भाई किसी कॉइन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितनी होती है आपको पता है, 1/2 होती है। टोटल इवेंट और फेवरेबल इवेंट, फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी होती है, 1/2 होती है। पहले वाले हेड के लिए सारी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। ओके, मैंने कोमा लगा करके गलती कर दी है यहाँ पे। इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच की वैल्यू है 1/2, अगली प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 1/2 गुना अगले वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ एच की वैल्यू है 1/2, 1/2 की पावर 3 अर्थात 1/8। अब कहना चाह रहा है कि मेरे पास एक्स की वैल्यू यानी हेड 2 होने चाहिए। देखता हूँ 2 हेड कहाँ कहाँ है। एक केस तो ये है HHT का, देखो आप HHT, या मेरे पास 2 हेड हो। दूसरा केस है मेरे पास THH HTH, ये देखो आप 2 हेड यहाँ भी है, HTH 2 हेड, THH एक ये भी है, इनके अलावा कहीं 2 हेड नहीं है। भाई यहाँ 2 हेड नहीं है, यहाँ 2 हेड नहीं है, यहाँ 2 हेड नहीं है। एक तो 2 हेड यहाँ है, एक 2 हेड यहाँ है और एक 2 हेड यहाँ है। पॉसिबल केस 1 और 1 2 और 1 3। HHT HHT HTH HTH THH THH। आपको पता है यूनियन का मतलब होता है एडिशन से। मैंने तीनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ा, H की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ध्यान से सुनना, 1/8 कैसे एक निकाल करके दिखा रहा हूँ। इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ HHT का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T। प्रोबेबिलिटी ऑफ H कितनी है कोइन के केस में, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, कितना निकल गया 1/8। ओके, x इक्वल टू 2 का मतलब है कि कम से कम 2 हेड हो। यहाँ 2 हेड आ रहे हैं या 2 हेड यहाँ आ रहे हैं या 2 हेड यहाँ आ रहे हैं, या के लिए यूनियन का यूज़ किया जाता है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हुई, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हुई, टोटल 3/8। आगे की तरफ चलता हूँ। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 यानी एक हेड आना चाहिए। देखते हैं भाई कितने केस हैं। एक केस तो ये है बेटा, हेड का एक केस TTH, देखो TTH है कि नहीं, TTH, ये देखो आप TTH। दूसरा एक हेड आना चाहिए THT, एक हेड आना चाहिए HTT। क्लियर, कितने केस है टोटल, 3 केस, HTT THH और HHT। देख लो आप, एक ये है, दूसरे वाला ये है, और एक हेड की बात कर रहा है भाई, एक ये है, एक हेड यहाँ हुआ, एक हेड यहाँ हुआ, एक केस ये, एक केस ये और एक केस ये,
एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस आपके सामने है। आपको बताया प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, 3/8 कर दी मैंने। क्लियर? फिर भी अगर आपका डाउट है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, नो प्रॉब्लम। लास्ट की तरफ चलते हैं। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, यानी कोई भी ऐड ना हो भाई, यही तो केस है जहाँ कोई ऐड नहीं है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। इसका मतलब निकलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कितना है 1/2 गुणा फिर 1/2 गुणा 1/2 इज इक्वल टू कितना निकलेगा 1/8। ध्यान से सुन लेना, x की जो पॉसिबल वैल्यू थी कितनी थी, ध्यान से देखना बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी टेबल बना रहा हूँ इसके लिए। x की पॉसिबल वैल्यू थी 3, 2, 1 और 0। x की वैल्यू 0 डाल दो, 1 डाल लो, 2 डाल लो, 3 डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उल्टा कर दो, 3, 2, 1, 0 डजेंट मैटर। जब x इज इक्वल टू 0 था प्रोबेबिलिटी 1/8 थी, जब x इज इक्वल टू 1 था प्रोबेबिलिटी 3/8 थी। देखो जब x इज इक्वल टू 2 था प्रोबेबिलिटी 3/8, प्रोबेबिलिटी 3/8। जब x इज इक्वल टू 3 है प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8। एक तो ये बन चुकी है। ओके, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरे ख्याल से, मेरे को यहीं रोक देना चाहिए। अगले वाले इसके थर्ड पार्ट के अंदर मैं आगे की बात करूँगा। ओके बाय।